हेलो गाइस। आज के लेक्चर में जो भी हमारा नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक रह गया था वो कंप्लीट करेंगे। और इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी कि मेरे को हेल्थ इशू की वजह से मैं आपकी क्लास जल्दी जल्दी नहीं ले पाई। यानी कि थर्ड डे पे तो मैं डाल ही देती थी एक वीडियो, पर वो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो आज का लेक्चर देने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन भाई उनके लिए जिनका टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यही कहना चाहूँगी, हाँ बहुत मुश्किल है उस चीज़ से निकल के आगे बढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि हम अनलक्की हैं। कोई भी अनलक्की नहीं होता। ये सोचो कि शायद भगवान आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता हो, इसीलिए आपका इसमें नहीं हुआ। आपको लेक्चरर बनाना चाहता हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी वैकेंसी निकली हुई है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनाना चाहता हो। आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आपका डेडिकेशन है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल पक्का ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाता था। लेकिन जब आपका इतने नज़दीक आके आप रह जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सफलता के बहुत नज़दीक हो। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का भी जेबीटी की वाली पोस्ट पे नहीं हुआ था, उसके बाद उनका टीजीटी वाली पोस्ट के ऊपर हो गया था। या फिर सीधा ही एक का एक्सपीरियंस है मेरा, कोई नोन थी तो उनका जेबीटी पे नहीं हुआ, और उनको बहुत दुख हुआ कि जेबीटी पे नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनका सीधा ही लेक्चरर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप अपने आप को अनलक्की ना बोलें, और आप पीजीटी के लिए प्रेप करें अच्छे से। आपका इसमें सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा कि आपने इतनी मेहनत की है। क्योंकि कभी भी कोर्ट किसी की भी मेहनत नहीं रखता है। आपको अपनी मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर ही मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि आप किस पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो मैं टीजीटी पोस्ट पे लगी हूँ, पर मेरा जो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए नहीं आ गई हूँ। मेरा जो 5 ईयर एक्सपीरियंस है एकेडमी से, इंग्लिश एकेडमी से मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब से पहले टीच करती थी, ठीक है। तो वहाँ पर हम एसएससी सीजीएल, बैंकिंग और एस्टेट सभी स्टूडेंट को कोचिंग मैंने दी हुई है। 5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपके दिमाग में अगर ये डाउट आता है कि मैं सिर्फ टीजीटी की प्रेप कर रही थी और आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसके लिए निश्चित हो सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट है, मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप तैयारी करिए। किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल बहुत हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पर मेन बात है कि आपकी आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छे से। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप साथ साथ तैयारी करने के साथ साथ आप एक बुक ज़रूर फॉलो करें, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। आपका जो हौसला है उसको वो ख़त्म नहीं होने देगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक के बारे में आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक का आप 1-2 पेज हर रोज़ पढ़ के सोएंगे, तो रियली आप अपनी जो सक्सेस है उसके तक जाने की जो आपकी जो स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपको मोटिवेट रखेगी, हर वक्त मोटिवेट रखेगी, और आपकी जो सोच है उसको एकदम से चेंज कर देगी। आप सोचने लगेंगे कि आप लेक्चरर बन चुके हैं, ठीक है। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक को आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे, और अच्छा होगा कि आप इसको मंगवा लें, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। या आप यूट्यूब पे भी इसकी क्या नाम है, ऑडियो है वो सुन सकते हैं आप, या इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टुडे एवरीवन विशेज़, क्योंकि मैं इसका करवा चुकी थी आपको। अब इसमें कुछ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो फिलिंग दी ब्लैंक्स और जो एक्सरसाइज आएंगी, जो कि आपने सीख लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे को अभी 50 मार्क्स की आपकी ग्रामर करवानी है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपके लेक्चर में डालूँ, जो आपके आए हुए थे 2023 में। वही हमारे लिए बेस पेपर, उसी को लेके हम चल रहे हैं कि जो उसमें जो टॉपिक आए हुए थे वही टॉपिक के ऊपर हम ग्रामर पे अपने अच्छे से पकड़ कर लें, ठीक है। तो टुडे एवरीवन विशेस मनी क्विकली, तो इसके अंदर क्या आएगा, टू अर्न मनी आफ्टर द वर्ब विशेज। देखो इसमें साथ में मैंने बताया है कि वर्ब विशेज द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। यहाँ पर विशेज के बाद
क्या आएगी, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टू अर्न इसके अंदर आएगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज टू अर्न। आज हर कोई जल्दी से पैसा कमाना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, सी इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। वह मॉडलिंग में बहुत रुचि रखती है। द फ्रेज कीन ऑन, अगर कीन ऑन आ गया ना, क्या आ गया, अगर कीन ऑन आ गया तो इज फ्लोड बाय द जिरन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। उसके बाद है द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स लॉन्गर देन यूज्ड, यानी कि ऑफिसर्स निदेशक ने अधिकारियों को सामान्य से अधिक वेट करवाया। तो इसके लिए के अंदर क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा। द आफ्टर द वर्ब मेड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विदाउट टू। मेड के बाद आप जो बेस फॉर्म आएगी वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, वेट। उसके बाद आता है माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन द आर्मी, यानी कि जो मेरा भाई है वो इंटरेस्टेड है किसमें, सेना में सेवा करने में, मतलब वो इंटरेस्टेड है, उसकी रुचि है। तो इन सर्विंग, इंटरेस्टेड इन सर्विंग, इंटरेस्टेड इन द जिरन फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज इन सर्विंग। ठीक है, यानी कि आफ्टर इंटरेस्टेड इनके इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन क्या आती है, इन आती है। प्रीपोजिशन भी आप साथ साथ सीख रहे हैं यहाँ पे। इन द जिरन फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज इन सर्विंग। द बॉयज इन द हॉस्टल आर एवर्ज टू टेकिंग पार्ट इन द स्ट्राइक। ठीक है, तो क्या था, हॉस्टल के लड़के हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक नहीं है। द बॉयज इन द हॉस्टल आर अवेयर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, टू टेकिंग पार्ट इन द स्ट्राइक। उसके बाद है आपका ही नेवर माइंड्स इज फॉलोइंग बाय जिरन, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज हेल्पिंग। ही नेवर माइंड्स हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका हेल्पिंग आ जाएगा। उसके बाद है सी रीसेंटेड लेट एट नाइट, तो इसके अंदर आफ्टर द रीसेंटेड, ये मैंने आपको पढ़ा था, ये सारी वर्ब है, इनके बाद क्या आएगा, जिरंड इज यूज्ड। इसके रीसेंटेड के बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा। तो उसने रात में देर से लौटने पर नाराज़गी जताई। रीसेंट में जो क्या होता है, नाराज़गी जताना। जिरंड इज यूज्ड एज पैसिव फॉर्म, माई इज प्रेफर्ड बिफोर द जिरंड। ठीक है, यानी कि माई रिटर्निंग, यहाँ पर साथ में क्या आएगा, पॉजेसिव फॉर्म माई भी आएगा बिफोर द जिरंड, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज माई रिटर्निंग। आपको ये पता होगा कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, ही हिज हिम, हिज इसके अंदर पॉजेसिव है, और आई माई मी, माई इसके अंदर पॉजेसिव केस है। आपको सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का मैं मान रही हूँ कि आपको पता होगा। वैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, 3 केस होते हैं, जैसे ही, हिज और हिम। तो इस तरह से हिम, तो इस तरह से आपका ही सब्जेक्टिव केस है, हिज पॉजेसिव केस है, और हिम इसका आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। सभी प्रोनाउन का ऐसे ही आएगा, दे, देयर, देम। इसी तरह से सभी का सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर आपका साथ में जिरंड के साथ आपका क्या आएगा, पॉजेसिव केस साथ में आएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील प्लेजर टू इन्फॉर्म यू माई सक्सेस। तो मुझे अपनी सफलता के बारे में आपको सूचित करने में क्या हो रही है, खुशी हो रही है। आफ्टर फील प्लेजर द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, द करेक्ट आंसर इज टू इन्फॉर्म। आई फील यानी कि मेरे को टू इन्फॉर्म, आई फील प्लेजर टू इन्फॉर्म। वैसे आपको ना ये जैसे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके अंदर आप इनको डालेंगे, तो देखो जैसे आप डाल रहे हैं आई फील टू इन्फॉर्मिंग, इन इन्फॉर्मिंग, बिल्कुल भी कोई मतलब इस सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन रही है। इस सेंटेंस को आप अगर ऐसे बोलते तो वैसे ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर टू इन्फॉर्म ही, आई फील इन प्लेजर टू इन्फॉर्म यू इन माई सक्सेस। तो इससे आपको पता चल जाएगा वैसे भी कि पढ़ने से ही सेंटेंस को कि क्या ठीक है क्या नहीं है, अगर आपको रूल नलन नहीं रहता बाई चांस। तो आफ्टर फील प्लेजर द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, तो फील प्लेजर के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनेटिव जो फॉर्म है वो आएगी आपकी
यानी टू इन्फिनेटिव आएगा। उसके बाद आपका 9 क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर इन कश्मीर लास्ट ईयर। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको पिछले साल कश्मीर में मुलाकात की थी। ठीक है, तो इसके अंदर द फ्रेज रिमेंबर फ्लोड ऑफ, रिमेंबर के बाद यहाँ पर क्या आता है, ऑफ आता है। इज सॉरी, द फ्रेज रिमेंबर फ्लोड बाई ऑफ इज इनकरेक्ट। जो है कि रिमेंबर के बाद जो ऑफ आता है वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट यूज मीटिंग यू विच इज जीरो फॉर्म, देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑफ मीटिंग यू। रिमेंबर के बाद सिर्फ अगर रिमेंबर के बाद आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाते तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन रिमेंबर के बाद अगर आप साथ में जिरंड लगा रहे हैं तो उससे पहले क्या आएगा, ऑफ आएगा। ऑफ मीटिंग यू एक फ्रेज बन जाता है। ऑफ मीटिंग यू क्या बन जाता है, एक फ्रेज बन जाता है। तो इस तरह से ये ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, थ्रू आउट द डे सी डिड नथिंग बट इलनेस। ठीक है, यानी कि उसने पूरे दिन उसने केवल बीमारी का ढोंग किया। फेंग में जो था ढोंग करना, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, फेंग। थ्रू आउट द डे सी डिड नथिंग बट फेंग। हाँ भाई, और एक सबसे एक बात और बतानी थी आपको कि जो आपकी वोकैब है, वोकैब से भी काफ़ी सारा पार्ट आया हुआ है आपका। और वोकैब की अगर आप प्रेप करना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप सीजीएल वाली जो इंग्लिश की बुक आती है जिसमें पुराने जो पेपर हुए हुए हैं सीजीएल के, उसके अंदर बहुत सारी प्लेंटी ऑफ आपको क्या मिल जाएगी, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आपके पहले सीजीएल वाले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप वहाँ से जो सीजीएल वाली बुक है उससे आप अपनी ग्रामर को सॉरी अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। आपके इडियम फ्रेजेस आते हैं वही भी मिल जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको लर्न कर लो। आपको सिर्फ लर्न करना, एंटोनिम्स मत लर्न करना, आप सिनोनिम लर्न करना। सिनोनिम सिर्फ सिनोनिम्स ही लर्न करना आप। सिनोनिम्स के बाद आप एंटोनिम्स खुद से ही कर लोगे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं कि आप सारे सिनोनिम लर्न कर रहे हो और उसके बाद आप एंटोनिम्स लर्न कर रहे हो, नहीं। आप सिर्फ क्या याद करेंगे, आप सिनोनिम्स लर्न करेंगे, एंटोनिम्स आपको इतने सारे वर्डिंग्स में आप अपने आप से ही कर लोगे। ठीक है, और साथ में आप इडियम फ्रेजेस, एक दो वीडियो मैंने भी डाली है इडियम फ्रेजेस वाले, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं उसको डाल सकती हूँ दोबारा, मतलब इसमें इसके नीचे दे दूँगी मैं, इस वीडियो के नीचे। तो कुछ तो वहाँ से भी कर सकते हो इडियम फ्रेजेस, और नहीं तो आप सीजीएल वाली बुक से कर लो उसको। उसके बाद है सी इंटेंटेड टू गो फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। द वर्ब इंटेंटेड इज फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव फॉर्म, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज टू गो। उसने शिक्षण पेशे में जाने का क्या किया, इरादा किया था। सी इंटेंटेड टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटेंटेड इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव फॉर्म, इंटेंटेड के बाद क्या आता है, टू इन्फिनेटिव आता है। उसके बाद है फॉर मॉडर्न मैन देयर आर ए नंबर ऑफ डिजीज। आधुनिक मनुष्य के लिए कई बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, फॉर मॉडर्न मैन देयर आर ए नंबर ऑफ डिजीज। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आपका रहेगा टू सफ़र फ्रॉम। तो द करेक्ट फ्रेज टू सफ़र फ्रॉम विच इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज टू सफ़र फ्रॉम। ठीक है, टू सफ़र फ्रॉम। कई बार आपको जो एरर मिलती हैं उसके अंदर भी सिर्फ आपको जैसे टू मिस करके दे दिया, सिर्फ आपको सफ़र दे दिया, या फिर आपको टू सफ़र दे दिया, फ्रॉम नहीं दिया। ठीक है, सफ़र के साथ जैसे कहते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफ़र के साथ जो भी आपकी प्रीपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है। तो ये फ्रेज है टू पहले सफ़र से, तो ये फ्रेज आपको ध्यान रखना है, टू सफ़र फ्रॉम। ये आपको यही नहीं, आपको कहीं और भी मिल सकता है, एरर में भी मिल सकता है आपको। उसके बाद आया 13 क्वेश्चन, यू हैड बेटर इन हर हाउस ओवरनाइट। आपको रात भर उसके घर में नहीं रुकना चाहिए था। यू हैड बेटर नोट स्टे, नोट स्टे। हैड बेटर के साथ आप क्या लगाएंगे, यानी कि इसके साथ आप विदाउट टू यानी बेस फॉर्म लगाएंगे। सॉरी भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो इन सोसाइटी। आपको समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए यह जानना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ।
ठीक है, यानी कि आपको समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। यूज देखो, द वर्ब नो इज ऑफन फॉलोड बाय हाउ टू वैन रेफरिंग टू द मेथड और मैनर ऑफ द डूइंग, यानी कि जब भी हम हाउ टू का यूज़ करते हैं किसी को, जैसे डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, तो इस तरह से जो हम किसी चीज़ को किसी को बताने वाले होते हैं कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, कैसे सीखी जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रेज हाउ टू। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो हाउ टू कंडक्ट यूर सेल्फ, यू मस्ट नो, द वर्ब नो इज ऑल्सो फ्लोड बाई हाउ टू, नो के बाद ये जो फ्रेज है ये आपको लगाना पड़ेगा व्हेन रेफरिंग टू द मेथड और मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, जब आप किसी को कोई मेथड बता रहे हैं, कोई मैनर, कोई तरीका बता रहे हैं कुछ करने का। देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, द फ्रेज गिव्स मी इमेंस प्लेजर इज फ्लोड बाय द इन्फिनेटिव फॉर्म। तो इमेंस प्लेजर के बाद आपका क्या आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी, यानी कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर यू ऑफ हर एंगेजमेंट, मुझे उसकी सगाई के बारे में आपको सूचित करने में अत्यंत खुशी हो रही है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है सी कम्स टू सी मी डेली इन द इवनिंग, वो मुझे रोज़ शाम को देखने आती है। तो इसके अंदर कम्स के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म इज़ यूज टू इंडिकेट द पर्पज़ दिखाने के लिए टू सी का यूज़ किया जाता है कम्स के बाद। उसके बाद है 17, हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड हिम फ्रॉम स्पीकिंग विद निशा। ठीक है, यानी कि उसकी जो फॉरबिड मनाही करना, फॉरबिड हिम फ्रॉम विच इज़ फ्लोड बाय जेरंड, यानी कि इसके बाद हमेशा क्या आता है, जो ये फ्रेज है इसके बाद फॉरबिड हिम फ्रॉम के बाद आपका जेरंड ही आएगा, फ्रॉम स्पीकिंग विद निशा। उसके बाद है द कारपेट नीड्स बिफोर वी यूज़ इट क्लीनिंग, यानी कि कारपेट को उपयोग करने से पहले की जो कारपेट है उसकी सफाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीड्स क्लीनिंग, और क्लीन क्यों आएगा, नीड्स के बाद इन जेरंड फॉर्म आती है। ठीक है, इज व्हाट नीड्स टू बी डन, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज क्लीनिंग, यानी कि जो नीड्स है वो इंडिकेट करता है कि क्या करने की ज़रूरत है, इसीलिए इसमें नीड्स के बाद क्या आता है, क्लीनिंग आता है। द पुलिस ऑफिसर डिनाइड बीइंग कैलोस टू द अंडर ट्रायल। ठीक है, पुलिस अधिकार ने विचाराधीन कैदबंदी के प्रति कठोर होने से इनकार किया। द पुलिस ऑफिसर डिनाइड बीइंग मीन्स होना, कैलोस में जो था कठोर, टू अंडर ट्रायल, यानी जो अंडर ट्रायल है उस विचाराधीन कैदी है उसके लिए कठोर होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बीइंग मीन्स होता है होना, और डिनाइड द जेरंड फॉर्म, डिनाइड के बाद क्या आएगी आपकी, जेरंड फॉर्म आएगी, वर्ब है ये। ठीक है, उसके बाद समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द पास्ट पार्टिसिपल और एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है। पास्ट पार्टिसिपल का जो उपयोग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूप में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में भी उपयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग क्या किसके करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के रूप में होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती, यहाँ बर्निंग एडजेक्टिव है जो वर्तमान क्रिया को दर्शाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा, यानी कि ये बर्न्ट पेपर, एक जला हुआ पेपर। बर्न्ट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, यह पैसिव वॉइस को दर्शाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या आ जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज भी होगा। अब आपको पता चल गया कि देखो, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल में ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, हैविंग भी साथ में आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले।
ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को भी अगर आप पैसिव वॉइस के अंदर लिखेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, बी का एक रूप भी साथ में आ जाएगा, हैविंग बीन बर्न्ट, जलाए जाने के बाद। अब देखो सेंस क्या क्या बन रही है अलग से। सबसे पहले ए बर्निंग कैंडल, सबसे पहले जब हम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो क्या आएगा, ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती। देखो अब सेंटेंस की सेंस बदल रही है। पास्ट पार्टिसिपल में अब क्या आ जाएगा, ए बर्न्ट पेपर, एक जला हुआ कागज। बर्न्ट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है, यह पैसिव वॉइस को दर्शाता है। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जो क्या है, ये बर्निंग एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है। उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर भी कागज जलाने के बाद, यानी हैविंग लग जाता है तो वो काम करने के बाद आ जाएगा। हैविंग क्या आ जाएगा, वह काम करने के बाद। हैविंग बर्न्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, यह कार्य समाप्त होने के बाद की स्थिति को दर्शाता है, यानी ये कार्य समाप्त हो गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल, वैसे भी परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम का पूर्ण होना को दर्शाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। अब परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में देखेंगे तो जलाए जाने के, हैविंग बीन बर्न्ट, जलाए जाने के बाद। ठीक है, अब कागज़ जलाने के बाद, यहाँ पर तो क्या था, कागज़ जलाने के बाद, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या आएगा, जलाए जाने के बाद। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में ये आ जाएगा, जब साथ में इसके हैविंग के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो ये सेंस से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से पार्टिसिपल की ज़रूरत है आपको। रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के कुछ रूल हैं। पार्टिसिपल क्लोज अब्सोल्यूट फ्रेज, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। पार्टिसिपल क्लोज का उपयोग फाइनाइट वर्ब की जगह किया जाता है। यह पार्टिसिपल क्लोज की तरह कार्य करता है जिसमें पार्टिसिपल होता है। ठीक है, देखो जैसे अब्सोल्यूट और नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के पहले एक नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन साथ में जरूर आएगा। जैसे वॉकिंग इन द गार्डन, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, बगीचे में चलते हुए मुझे एक पुराना मित्र मिला। यहाँ पर वर्किंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यह किस में है, एक्टिव वॉइस में है। यानी कि वर्किंग इन द गार्डन, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। अब देखो क्या कहा है इसमें, पार्टिसिपल क्लोज का उपयोग फाइनाइट वर्ब की जगह पर किया जाता है। यह पार्टिसिपल क्लोज की तरह से कार्य करता है जिसमें पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के पहले एक नाउन या प्रोनाउन होता है। वॉकिंग इन द गार्डन, अब यहाँ पर जो वॉकिंग है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह से काम कर रहा है। बगीचे में टहलते हुए, आई केम अक्रॉस एन फ्रेंड। वॉकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यह क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर है। भाई सिंपल बात ये है, यहाँ पर अगर आप समझे तो सिंपल बात ये है कि जो भी आपका ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नाउन की तरह से काम करता है। यहाँ पर किसकी तरह से काम करता है, नाउन की तरह से काम करता है, और एक फ्रेज को आपको एक फ्रेज दे देता है। ठीक है, यही बात है। सरप्राइज एट द न्यूज़, तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आपका पार्टिसिपल यूज हुआ है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है यहाँ पर। सरप्राइज एट द न्यूज़, आई रश टू द एयरपोर्ट। हैविंग टेकन फूड, आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। खाना खाने के बाद मैं कहाँ पर निकल गया, ऑफिस में निकल गया। हैविंग बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने के बाद, द थिप वॉज टेकन टू प्रिजन, थिप को जेल में ले जाया गया। तो द सन हैविंग राइजन, सूरज उगने के बाद, वी लेफ्ट द टाउन, हम शहर छोड़कर चले गए। तो ये जो है ना आपका पूरा जो क्लोज का फ्रेज है वो बना देता है, और फाइनाइट वर्ब की तरह से काम करता है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, जो हमारे टेंसेस के अंदर यूज होती हैं, जो हमारे मॉडल्स के अंदर यूज होती हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जिनके ऊपर सब्जेक्ट का और जिनके ऊपर टेंसेस का फ़र्क पड़ता है, वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो ये जो है ये कहना चाहता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये सेंटेंस में पहले आकर किसका काम करते हैं, ये एक नाउन का काम करते हैं, और फाइनाइट वर्ब की तरह भी ये काम करते हैं, ये कहना चाहता है ये। उसके बाद है पार्टिसिपल को निम्नलिखित क्लोजेज में बदला जा सकता है। पार्टिसिपल को आप किस किस क्लोज में बदल सकते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट, और कोऑर्डिनेट क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडवर्ड क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ड क्लोज ऑफ टाइम, एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई फ्रेंड। अब देखो एडवर्ड क्लोज ऑफ टाइम, यहाँ पर आपने एडवर्ड क्लोज ऑफ टाइम बनाने के लिए इसको क्या लगा दिया, आगे इसके आगे सिर्फ आपने वाइल लगा दिया, ठीक है। इससे अब ये क्या बन गया, वॉन्डरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वाइल के साथ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बना रहा है, यानी कि वॉन्डरिंग पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल था, लेकिन वॉन्डरिंग से पहले जैसे ही आपने वाइल लगा दिया तो ये क्या बना दिया, इसने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम इसको बना दिया, यानी कि इससे क्लोज भी बनाए जा सकते हैं। क्या लगा के, जो भी टाइम के जो एडवर्ब है वो साथ में लगा के। आफ्टर आई हैड पास्ड हाई स्कूल आई गो टेक ए जॉब, तो हैविंग पास्ड हाई स्कूल, हैविंग पास्ट, यहाँ पर हैविंग लगा के इसको एडवर्ब बनाया गया है, ठीक है। हैविंग पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, एडो यहाँ पर भी हैविंग क्या बनाया है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बना रहा है। उसके बाद है व्हेन सी सा मी सी कॉल्ड मी, ऑन सीइंग मी सी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे बुलाया। सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ऑन के साथ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ऑन के साथ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बना रहा है। उसके बाद है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में क्या लगेंगे, साथ में बाय, विदाउट, बट, फॉर। तो इफ़ यू गो आउट यू विल कैच होल्ड, बाय गोइंग आउट, यदि तुम बाहर जाओगे यू विल कैच होल्ड, कैच कोल्ड, तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो गोइंग आउट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बाई के बाद ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बना रहा है, ठीक है। यानी कि बाई अगर लग गया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास, विदाउट लगा के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये विदाउट लगने के बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बन रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट वर्क हार्ड यू वुड हैव फेल्ड, बट फॉर वर्किंग हार्ड यू वुड हैव फेल्ड, यदि तुमने मेहनत नहीं की होती तो तुम क्या हो जाते, असफल हो जाते। यहाँ पर वर्किंग हार्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट फॉर के साथ एडवर्ब ऑफ कंडीशन बनाया, यानी कि बट फॉर लगा के इसको कंडीशन एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बना दिया है। उसके बाद है समराइज एक्सप्लेनेशन, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो पास्ट पार्टिसिपल है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पार्टिसिपल क्लोज और एब्सोल्यूट फ्रेज में नाउन और प्रोनाउन के साथ पार्टिसिपल का प्रयोग होता है जो क्लोज का कार्य करता है। पार्टिसिपल को एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, कंडीशन और रीजन आदि में बदला जा सकता है। पता है आपको कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए प्लस आईएनजी लगा के या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के जो पहले वाला क्लोज है उसके अंदर उस सेंटेंस के आप सेंस को चेंज कर सकते हैं और उसके क्लोज को आप चेंज कर सकते हैं, उसके क्लोज ऑफ टाइम, कंडीशन और रीजन बना सकते हैं। अब फिर है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन बनाने के लिए कारण को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे पार्टिसिपल फ्रेजेस में निम्नलिखित में तरीके से बदला जा सकता है। एज सी रन वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे इसको, ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट ही वॉज एबल टू ओवरटेक मी, क्योंकि वह बहुत तेज़ दौड़ी वह मुझे पकड़ने में क्या रही, सफल रही। तो ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग किसके रूप में, रीजन को व्यक्त करने के लिए लगाएंगे। सिंस सी वॉज लेट सी वॉज पनिश्ड, बीइंग लेट, ठीक है, बीइंग लेट इट वॉज पनिश्ड, सी वॉज पनिश्ड, लेट होने की वजह से उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो क्या है कि ये जो इट बीइंग है, बीइंग लेट, ये यहाँ पर जो इट है ना वो क्या नाम है, डमी सब्जेक्ट है इट, यहाँ पे डमी सब्जेक्ट देयर और इट डमी सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इट आएगा आपका बीइंग से पहले। कई बार ये एरर दी जाती है आपको कि बीइंग से बीइंग को दे देंगे और साथ आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाता है आपको, बीइंग से पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर इट होता है, यहाँ पे इट बीइंग लेट, ठीक है, लेट होने के बाद सी वॉज पनिश्ड, तो यहाँ पर इट आता है। ये बात आपको अगर कई बार अगर आपका कभी भी ये एरर आ जाए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीइंग लेट के रूप में रीजन को व्यक्त किया गया है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के अंदर देखो ऑल्दो सी केम लेट सी वॉज नॉट पनिश्ड, इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट सी वॉज नॉट पनिश्ड, ठीक है। और तो सी, मैं हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ भाई, मैं इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको नीचे हिंदी लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो रहा है। तो यद्यपि सी इज़ रिच सी इज़ नॉट हैप्पी, डिस्पाइट बीइंग रिच, तो डिस्पाइट लगा देंगे दो की बजाय,
सी इज़ नॉट हैप्पी। उसके बाद है दो सी वॉज पनिश्ड सी डिड नॉट फील सॉरी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पनिश्ड सी डिड नॉट फील सॉरी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया, कंट्रास्ट बताया हुआ है इन स्पाइट ऑफ बीइंग के साथ। एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनाओगे, आई सॉ ए गर्ल हु वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई सॉ ए गर्ल सिंगिंग ए। अब देखो यहाँ पर सिर्फ सिंगिंग, हु वॉज काट के सिर्फ सिंगिंग से आप काम चला सकते हो। सिंगिंग ए सॉन्ग पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव क्लोज का कार्य कर रहा है। उसके बाद है द स्टूडेंट आर स्टडिंग इंग्लिश हेयर विल बी सक्सेसफुल। देखो ये जो सेंटेंस है ना, आपको यहाँ भी ये भी चीज़ भी आपको काम आएगी। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया और उस सेंटेंस को आपको चेंज करके लिखना है, जो कि आपके आए हुए थे 10 मार्क्स में कि सेंटेंस को आप रीअरेंज कीजिए, या सॉरी आप सेंटेंस को अपन दोबारा से लिखिए। आप मतलब इसकी सेंस को, लेकिन इसकी सेंस को सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस को आप दोबारा से लिखिए, तो उसमें भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। द स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश हेयर विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हु आर स्टडिंग, देखो ये चीज़ आप काट सकते हो यहाँ पे, हु आर, इसकी बजाय सिर्फ आप सीधा क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश हेयर विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद है यहाँ पर स्टडिंग इंग्लिश पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव क्लोज का कार्य कर रहा है। द बुक विच वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाई माई ब्रदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक प्रेजेंटेड टू मी बाई माई मदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेजेंटेड टू मी पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव क्लोज का कार्य कर रहा है। ए बर्निंग कैंडल फेल ऑफ द टेबल, ए कैंडल दैट वॉज बर्निंग। अब देखो ए बर्निंग कैंडल फेल ऑफ द टेबल, आप इससे भी बना सकते हो, जो पहले ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिया हुआ उससे सेंटेंस को कंप्लीट भी कर सकते हो। ए कैंडल दैट वॉज बर्निंग फेल ऑफ द टेबल, एक यहाँ पर बर्निंग पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव क्लोज का कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। बीच में जो रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज क्या होते हैं, दैट, हु, विच, इनका यूज करके तो आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और इनका ही क्या नाम है, पार्टिसिपल का यूज करके आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेंस वही रहेगी फिर भी। कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज में दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। इसे पार्टिसिपल फ्रेजेस में निम्नलिखित तरीके से बदला जा सकता है। ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग, ही रिटर्न स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए लौटा। स्माइलिंग पार्टिसिपल के रूप में कोऑर्डिनेट क्लोज का कार्य कर रहा है। ठीक है, ही रिटर्न एंड वॉज स्माइलिंग, ही रिटर्न स्माइलिंग। देखो कितना छोटा सेंटेंस बन गया है। इसे सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये आपको पता है किस में काम आएगा, ये आपको सबसे ज़्यादा प्रेसी राइटिंग में काम आएगा। जो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रेसी राइटिंग में काम आएगी। अब आपको उसके अंदर 1/3 ही पैसेज लिखना है, पैसेज का 1/3 लिखना है। पैसेज का 1/3 तो आप जब भी बना पाओगे ना, जब आपकी ये जो ग्रामर के ऊपर पकड़ है वो मजबूत होगी। अब देखो सी ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। 6 वर्ड का सिर्फ आपने 3 वर्ड में इसको सेंटेंस को लिख दिया। ये चीज़ प्रेसी राइटिंग में आपको काम आने वाली है कि ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग, ही रिटर्न स्माइलिंग सेम है, सेंस भी सेम है, और आपने सेंटेंस को भी बना दिया है और सेंटेंस छोटा भी बन गया है। उसके बाद है सी वेंट आउट एंड सी वॉज डिसपॉइंटेड, सी वेंट आउट डिसपॉइंटेड। देखो बिल्कुल आसान बन गया है, ये वह निराश होकर बाहर चली गई। तो ये किसके अंदर है, आपका कोऑर्डिनेट क्लोज का यूज है ये। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूजेस। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब फाइनाइट वर्ब की क्रिया के साथ मेल खाता है। यानी फाइनाइट किया जाना जब फाइनाइट वर्ब की क्रिया के साथ मेल खाता हो। जैसे ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे, वह सोमवार को मुंबई के लिए निकला और मंगलवार को वहां पहुंचते हुए। यह वाक्य गलत है क्योंकि रीचिंग और लेफ्ट एक साथ घटित नहीं होते। यानी कि छोड़ना, यानी कि आप किसी जगह के लिए छोड़ रहे हो और पहुंच रहे हो, दोनों साथ एक साथ घटित नहीं होंगे। पहले तो वो लेफ्ट करेगा, उसके बाद वो रीच करेगा। ये लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे एंड रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग केवल उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब फाइनाइट वर्ब की क्रिया के साथ, यानी कि क्रिया उसके साथ मेल खानी चाहिए। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे एंड रीच्ड देयर ऑन ट्यूसडे, एंड रीच्ड देयर ऑन ट्यूसडे। अब देखो क्या क्या मैच नहीं कर रहा था।
क्या है कि लेफ्ट, यानी कि जो आपकी वर्ब है यहाँ पर भी पास्ट टेंस में है और दूसरे में भी पास्ट टेंस में है। आपको ये रूल तो पता होगा कि आपके दोनों सेंटेंस होंगे वो पास्ट टेंस में होंगे। यहाँ पर तो रीचिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, लेफ्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल नहीं खा रहा है। टेंस दोनों में सेम होना चाहिए। आपका प्रेजेंट में जो पहले वाले सेंटेंस के अंदर ये एरर भी बहुत बार पूछी जाती है, पहले वाले सेंटेंस में जो टेंस होगा वही दूसरे वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर भी आपका टेंस होगा। तो रीचिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, रीच्ड आएगा। ये एरर बहुत बार पूछी जाती है आपसे। मिस रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टिसिपल। मिस रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टिसिपल तब होता है जब पार्टिसिपल क्लोज फ्रेज के बाद उसका सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता। उसे डैगलिंग पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ए डॉग बाइट हिम। सड़क पर घूमते हुए एक कुत्ते ने उसे काट लिया। यह वाक्य गलत है क्योंकि वॉन्डरिंग का सब्जेक्ट ए डॉग नहीं हो सकता। देखो, हर जो दो सब्जेक्ट दो सेंटेंस होते हैं ना, ये तो आपने क्लोजेस में भी पढ़ा होगा कि हर सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हर यहाँ पर एक डॉग किसका नहीं हो, ए डॉग वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ए डॉग बाइट हिम। क्या डॉग ही घूम रहा था गली में और डॉग ने डॉग को काट लिया? तो ये सेंटेंस की सेंस नहीं बनी, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, ठीक है। करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बिटन बाई ए डॉग। अब देखो यहाँ पर ही अब आपका क्लियर हो चुका है कि उसको डॉग ने काट लिया। अब कौन घूम रहा था, यानी ही, वह घूम रहा था। तो अब ये अंडरस्टूड हो गया कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही है। लेकिन यहाँ पर तो मेंशन ही नहीं किया था जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर मिस रिलेटेड पार्टिसिपल ओकर व्हेन द पार्टिसिपल फ्रेज इज नॉट लॉजिकली कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लोज। टू करेक्ट दीज वी कैन यूज 3 मेन्स मेथड। यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, पार्टिसिपल मिला हुआ होना चाहिए। यानी कि द इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द पार्टिसिपल फ्रेज इनटू ए फुल क्लोज दैट क्लियरली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो पार्टिसिपल फ्रेज है इनटू ए फुल क्लोज में क्लियरली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना उसको जरूरी है। जैसे करेक्ट है, वॉकिंग अलोंग द रोड ए स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। यानी कि वॉकिंग अलोंग द रोड। अब इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आ गई, वाइल ही वॉज क्या है, वॉकिंग अलोंग द रोड। तो ये करे इसको, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट के लिए आपको आगे ले वाइल, आप वाइल के साथ क्या लिखेंगे, ही। तब इसको सब्जेक्ट देंगे आप पहले वाले सेंटेंस को। द पार्टिसिपल वॉकिंग अलोंग द रोड हैज़ बीन एक्सपेंडेड इनटू ए फुल क्लोज वाइल ही वॉज। इसको फुल क्लोज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा तब ये कंप्लीट होगा। बीइंग द प्रॉपर सब्जेक्ट इमीजिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द करेक्ट सब्जेक्ट राइट आफ्टर द पार्टिसिपल फ्रेज। इसके अंदर भी आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है किसके बाद, पार्टिसिपल फ्रेज के बाद। मेकिंग द कनेक्शन क्लियर किए, क्योंकि आपको कनेक्शन है वो क्लियर करना पड़ेगा इसका। जैसे हैविंग टेकन फूड, माई फादर सेंट मी टू मार्केट। किसको भेजा, ठीक है, आई। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, आई हैविंग टेकन फूड वो सेंट टू द मार्केट माई फादर। ये एरर का एक मेन टॉपिक होता है। जैसे द सब्जेक्ट आई इज प्लेस्ड इमीजिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल। यहाँ पर पार्टिसिपल आपको जो आई है वो रखना पड़ेगा पार्टिसिपल से पहले। हैविंग टेकन फूड क्लैरिफाई दैट, ये क्लैरिफाई करेगा दैट आई इज द वन हु टुक द फूड, ठीक है। यानी कि ये मैं था जिसको क्या भेजा गया, मतलब खाना किसने लिया था, मैंने लिया था खाना। तो इसका सब्जेक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद है प्लेस द प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से पहले आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट लिख सकते हो। दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग द proper subject before the participle phrase, ensuring that the participle clearly modify the correct noun or pronoun, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन इन रूल सेकेंड। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल फ्रेज आपको इंश्योर करना होगा पार्टिसिपल क्लियरली मॉडिफाई द करेक्ट नाउन, यानी कि उसके पहले कोई करेक्ट नाउन और प्रोनाउन आपको रखना पड़ेगा जिसको कि जो आपका पार्टिसिपल है वो मॉडिफाई करेगा। जैसे अब देखो ये एक तो मैंने आपको पहले बताया था, ये फिर आ गया हमारा। करेक्ट, बीइंग क्राउडी वी इंजॉयड द पिकनिक।
ठीक है। यानी कि क्लाउडी मौसम होने की वजह से हमने क्या किया, हमने पिकनिक को एंजॉय किया। तो इट बीइंग क्लाउडी, क्लाउडी, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा इस सेंटेंस को। इट बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड द पिकनिक। द सब्जेक्ट आई इट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्टिसिपल बीइंग क्लाउडी क्लैरिफाइंग दैट इट वॉज क्लाउडी। वर्किंग थ्रू एग्जाम्पल्स। वॉकिंग along द रोड ए स्कूटर knocked हिम डाउन। अब देखो इसके अंदर करेक्ट यूज बता दिया आपको। वॉकिंग along द रोड ही वॉज, आप दो तरह से बना सकते हो, वाइल ही वॉज करके बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको पढ़ा दिया है मैंने ये सेंटेंस आपको। ये भी आप ऐसे इन सेंटेंस को भी तीन तरह से आप ठीक कर सकते हैं करेक्ट सेंटेंसेज। या आप वैन लगा के करो, या फिर आई आगे इसके रख के करो, या फिर हैविंग टेकन फूड आई वॉज, या फिर नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ये चीज़ जोड़ के आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। तीन तरह से आप ठीक कर सकते हैं इसको। बीइंग क्लाउडी को भी आप ठीक कर सकते हैं, एज इट वॉज क्लाउडी ही वी इंजॉयड पिकनिक, या इट बीइंग क्लाउडी वी इंजॉयड द पिकनिक। आप इस तरह से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। बीइंग ऑनेस्ट यानी बीइंग वाले सेंटेंस को आप एज के साथ और ही के साथ दोनों के साथ बना के ठीक कर सकते हो। पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ पीपल डू नॉट लाइक हिम, ठीक है। और इसको आप ऑल्दो लगा के और पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ, अगर आप इसको नहीं करना चाहते सेकंड सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट को जोड़ के उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट क्लैरिफाई करना पड़ेगा उसका। स्पेशल पार्टिसिपल यानी कि जो सम पार्टिसिपल सच एज रिगार्डिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, स्पीकिंग डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इनका कोई सबसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। कैन बी यूज्ड विदाउट एग्रीमेंट विद एनी नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इनको कैन बी यूज्ड विदाउट एग्रीमेंट, ये किसी नाउन और प्रोनाउन के एग्रीमेंट के साथ इनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इनको यूज किया जाएगा। जैसे कंसिडरिंग हिज प्रॉब्लम ही वॉज एडवाइज टू लिव क्या था जलगोन, तो यहाँ पर हेयर कंडीशन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट सो इट डज नॉट नीड टू एग्री विद नाउन प्रोनाउन, यानी कंसिडरिंग का यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सो इट डज नॉट नीड टू एग्री विद एनी नाउन और प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर देखो कंसिडरिंग ही वॉज एडवाइज टू लिव जगलोन, अगर आप सीधे तौर पे समझे तो सिंपल ये बात समझ लो कि ये जो वर्ड है इनको ध्यान रखना बस आप, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, स्पीकिंग, इनको अगर ये वर्ड आते हैं ना तो इनमें आपको कोई भी आगे सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये बात कहना चाह रहा है यहाँ पे ये कि इनके साथ आपको कोई भी सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनमें आपका काम चल जाएगा। ये कुछ वर्ड इन्होंने दिए हैं। नॉन फाइनेंस का इम्पोर्टेंट यूज, एक बार ये एक्सरसाइज और कर लेते हैं, एक इनकरेक्ट यूज और एक लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद में क्या नाम है ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। द टीचर मेड द स्टूडेंट टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, अब देखो इसके अंदर द टीचर में ये इनकरेक्ट दिया हुआ, करेक्ट यूज क्या होगा, क्योंकि जो मेड है उसके बाद आपकी बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म यानी कि सोल्व आएगा। उसके बाद है हिज एम इज़ नो मोर देन टू यूज अनफेयर में मीन्स टू अटेन सक्सेस इन लाइफ, तो हिज एम इज़ नो मोर देन यूजिंग आएगा, अभी नो मोर देन के बाद क्या आएगा, यूजिंग आएगा, यानी जिरंड का यूज होगा। उसके बाद है ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद ए व्यू टू बाय रॉ मटेरियल, ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद ए व्यू टू बाइंग रॉ मटेरियल, तो इसके बाद यानी कि विद ए व्यू टू इसके बाद जेरंड आएगा, ठीक है। उसके बाद है इनकरेक्ट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट एज सून एज द बेल रंग, अब ये तो आपको भी समझ में आता होगा। स्टॉप, हम जब भी आपने कहीं टीचिंग की होगी तो आप यही तो बोलते हो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइट थोड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, स्टॉप राइटिंग बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ईजी था, ठीक है। स्टॉप के बाद जिरंड का यूज किया जाएगा। उसके बाद है सी कांट हेल्प टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे, सी कांट हेल्प विजिटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर भी कांट हेल्प के बाद जिरंड का प्रयोग, कांट हेल्प के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, जिरंड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है इनकरेक्ट सेंटेंस, ही इज रिच टुडे बट ही अपीयर्स टू बी पुअर इन द
past. He is rich today but he appeared to be poor in the past. तो appear should agree with the tense. So appeared is correct for the past. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, वह आज अमीर है लेकिन अतीत में वह गरीब प्रतीत होता था। तो इसके अंदर जो क्या था, ही इज रिच टुडे बट ही अपियर्ड, यानी कि वो पहले लगता था, पास्ट की बात की गई है, तो प्रेजेंट कैसे आ जाएगा, अपियर्स कैसे, अपियर्ड आएगा भाई इसके अंदर। उसके बाद है इनकरेक्ट सेंटेंस, द साइंटिस्ट क्लेम टू डिस्कवर क्योर फॉर एड्स एंड द मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून। तो इसके अंदर वैज्ञानिकों ने का दावा है कि उन्होंने एड्स के का इलाज खोज लिया है और दवा को जल्द ही बिक्री पर रखा जाएगा। क्लेम रिगार्डिंग ए पास्ट एक्शन शुड बी फ्लोड बाय टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड, यानी कि उन्होंने पहले खोज लिया है, आप थोड़ा खोजा, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आपका प्रेजेंट क्या नाम है, बेस फॉर्म नहीं आएगी, उसके लिए आपकी पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो टू हैव के बाद क्या आएगी, वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इसके लिए इलाज खोज लिया है, खोजेगे नहीं, वो खोज लिया गया। तो खोज जो काम पास्ट में होगा उसके लिए तो पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम। शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी वॉज लेफ्ट अलोन। तो स्टार्ट कैन बी फ्लोड बाई अर्लियर एन इन्फिनेटिव और चिरंड बट क्राइंग इज मोर कॉमन। जब अकेली छोड़ दी गई तो वह रोने लगी। तो सी स्टार्टेड टू क्राई, तो क्राइंग आएगा अभी स्टार्टिंग टू के बाद, यानी कि स्टार्ट के बाद क्या आएगा, चिरंड आएगा। इनकरेक्ट, सी डिड नॉट डेयर एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। सी डिड नॉट डेयर टू एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, टू इन्फिनेटिव आएगा, क्योंकि डियर के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। उसके बाद है आई ऑलवेज रीसेंट माई ब्रदर वॉन्डरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। आई ऑलवेज रीसेंट माई ब्रदर्स वॉन्डरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, माई ब्रदर्स, इसके अंदर पॉजेसिव केस का यूज किया जाएगा। ए पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा किससे पहले, जिरंड से पहले। ठीक है, उसके बाद कितने सेंटेंस रह गए हैं, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कम ही रह गए हैं अभी। तो कहाँ गए थे हम, तो ये सारा देखो मैंने दिया हुआ है इसका, एक बार ये इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करना। मैं आज धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पढ़ने से लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने वाला है और आप इनको जल्दी जल्दी से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आज का के लेक्चर में यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो ग्रामर का टॉपिक है वो मैं कौन सा लूँ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।